आज अभी हम लोग अमरूद के बागों में खड़े हैं और जैसी आपको जानकारी है, सभी को जानकारी है कि अमरूद में 3 फलन होता है। जो अभी फूल आ रहा है, अभी फूल आना प्रारंभ किया है, ये सब जो दिखाई दे रहा है ये फूल आना जो प्रारंभ किया है, ये आपको मृग बहार में आता है। मृग बहार होता है जो फलन हमको अक्टूबर में प्राप्त होता है, उसको अम्बे बहार कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अमरूद में फलन कब लिया जाए। मार्केट का अगर हम एक आकलन करते हैं, अपने बाजार को देखते हैं, तो बाजार का मूल्य जो भाव है, किसानों को जो फल का भाव मिलता है, वो मुख्यतः अक्टूबर के महीने में मिलता है। तो किसान भाइयों को क्या चाहिए? किसान भाई को चाहिए कि इसी फलन को वो उठा करके इसमें फल का रेगुलेशन करे, फल का नियंत्रण, फलन को नियंत्रित कर सकते हैं। फल को नियंत्रित करने का कई तरीका है। फल को नियंत्रित करने के लिए जैसे अभी ये जो हम लोग अमरूद में फूल देख रहे हैं, उस फूल को आप हटा दीजिए, काट दीजिए, या अपनी काट दीजिए, पत्तों को हटा दीजिए, या इसको कटाई कई तरीके से किया जा सकता है। सिकेटियर के द्वारा हटा दें या हाथ के द्वारा ही बड को हटा दें। तो ये जो अमरूद के पास उसका खाना संग्रहित है ना, वो खाना इस फलन में खर्च नहीं होगा, लेकिन यही फलन है जो थोड़ा डिले हो जाएगा। डिले कहने का मतलब थोड़ा देर और दिन बढ़ जाएगा। अमरूद के फलों की बहार नियंत्रण करने के लिए फरवरी से मई माह के बीच सिंचाई नहीं करें। इससे पेड़ों की पत्तियां गिरने लगती है और पेड़ सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। फिर जून महीने से बाग में जुताई कर पेड़ की आयु के अनुसार खाद और उर्वरक का व्यवहार करें। अमरूद के फूल खिलने से रोकने के लिए 50 ppm नेफ्थलीन एसिटामाइड का छिड़काव कर सकते हैं। किसान है जो इसके पत्तियों को हटा दे, पत्तियों को हटा देंगे, पत्तियों को फूल सहित हटा दें वो, तो इसमें पुनः कल्ला आएगा, और पुनः कल्ला आएगा, और कल्ला आएगा तो उसमें फूल पुनः प्राप्त होगा। तो ये लगभग आपका 1 महीना जो फलन है वो लंबित हो जाएगा साधारण समय से, और साथ साथ उसमें फल की क्वालिटी, गुणवत्ता भी ज़्यादा प्राप्त होती है। अभी चूंकि बरसात में फलन प्राप्त होता है तो फल में फल मक्खी की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। दूसरा चीज़ है कि पानी बारिश होते रहता है, जिसकी वजह से फल में एक मिठास नहीं प्राप्त होता है, मिठास नहीं रहता है। तो किसान भाई ऐसे में क्या करे? इस फलन को नियंत्रित करे, अपने अनुसार संचालन करे, बाजार के अनुसार संचालित करे, और उस संचालित करने हेतु अगर उन्होंने 100 पौधे का बगीचा लगा रखा है अमरूद का, तो 100 पौधे में से 40 पौधे को अक्टूबर में ले जाए, 60 पौधे को अभी फल प्राप्त कर ले। कटाई, छटाई और सधाई। सामान्य बागों में शुरू में पेड़ों को मजबूत ढांचा देने के लिए सधाई की जानी चाहिए। यह देखना चाहिए कि मुख्य तने पर जमीन से लगभग 90 सेंटीमीटर ऊंचाई तक कोई शाखा नहीं हो। इस ऊंचाई पर मुख्य तने से 3 या 4 प्रमुख शाखाएं बढ़ने दी जाती है। इसके बाद हर दूसरे या तीसरे साल ऊपर से टहनियों को काटते रहना चाहिए, जिससे पेड़ की ऊंचाई ज्यादा न बढ़े। यदि जड़ में कोई फुटाव निकले तो उसे भी काटते रहना चाहिए। जैसे निपिंग सिस्टम में क्या होता है, किसान भाई जैसे ये पौधा है, अमरूद का पौधा है, इसमें कटाई छटाई किया गया है, लेकिन बहुत बार होता है क्या है कि नीचे के कुछ कल्लों को तना में ऐसे करके मोड़ दिया जाता है, मोड़ करके इनके पत्तों को हटा दिया जाता है, इनके पत्तों को हटा दिया जाता है। तब इसमें नए कल्ले सृजित होते रहते हैं और कुछ कल्लों को छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार से साधारण फलन आ रहा है उसको आने दिया जाता है। जब उसका फलन तोड़ लिया जाता है तो इन कल्लों को फिर से छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक ही पौधे में आप अलग अलग समय में अलग अलग टाइम में फलन को प्राप्त करते रहते हैं। और इसमें गुणवत्ता के लिए किसान भाइयों को खास करके अभी जो फल मक्खी की समस्याएं हमारे किसानों को आती है कि अमरूद में जब आप अमरूद को काटते हैं तो उसमें बहुत कीड़ा निकलता है। उसके नियंत्रण के लिए आप अमरूद में फेरोमोन ट्रैप लगाएं, साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट डालें, और ख़ास चीज़ क्या करें कि इन जब पौधों में उर्वरक की भराई कर रहे हों तो उसमें किसी दानेदार कीटनाशक का जरूर मिलाएं, ताकि जब आपका फलन प्राप्त हो तो पौधों में जहर आए, और जिसकी वजह से फल मक्खी का जो कीड़ा है, जो फल मक्खी का अंडा फूल में बैठ करके फल के साथ बढ़ रहा है, वो पूर्णतः समाप्त हो जाए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल आ सकते हैं। अगले 24 से 48 घंटों में उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। 48 घंटों के बाद भी मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। उसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि अगले 24 से 48 घंटों में कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना को देखते हुए कृषि कार्यों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। गेहूं, अरहर तथा रबी मक्का की कटनी तथा सुखाने का काम सावधानी पूर्वक करें। विगत माह में बोई गई मूंग और उड़द की फसलों में निकाई, गुराई एवं बचनी करें। इन फसलों में सघन रोमों वाली सुड़िया की निगरानी करें। इनके सुड़ियों के शरीर के ऊपर काफी घने बाल पाए जाते हैं। यह मूंग एवं उड़द के पौधों के कोमल भागों विशेषकर पत्तियों को खाती है। इनकी संख्या अधिक रहने पर रोकथाम के लिए फसल में मिथाइल पैराथियान 50 ईसी दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी दवा का 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर बनाकर फसल में छिड़काव करें। लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा में लाल भृंग कीट से बचाव हेतु डाइक्लोरवास 76 ईसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल में छिड़काव करें। ओल की फसल की रोपाई शीघ्र संपन्न करें। रोपाई के लिए गजेंद्र किस्म अनुशंसित है। ओल की कटे कंद को ट्राइकोइमा वेरिटी दवा 4 ग्राम प्रति लीटर गोबर के घोल में मिलाकर 20 से 25 मिनट तक डुबो कर रखने के बाद कंद की रोपाई करें ताकि मिट्टी जनित बीमारी लगने की संभावना को रोका जा सके तथा अच्छी उपज प्राप्त हो सके। पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए क्योंकि पशु को संतुलित आहार नहीं देने पर पशु की स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। पशु कमजोर होकर बीमार होने लगता है। इसलिए पशुओं को प्रोटीन युक्त आहार दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सलेमपुर, जिला मधुबनी के हेमचंद कुमार ने। आपने बायोफ्लॉक द्वारा मछली पालन के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बायोफ्लॉक तकनीक। बायोफ्लॉक एक नई तकनीक है जो किसान भाइयों के लिए हमारी बहुत ही कारगर तकनीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज के दिन में जो है सभी किसान भाइयों के पास तालाब नहीं होते हैं। 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर जैसा भी है, तालाब नहीं होते हैं। वो इस तकनीक को अपना सकते हैं। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक अपनाया जा रहा है। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक व वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं।
इसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से स्पेस में भी किसान भाई कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमको करना क्या होता है, एक टैंक होता है, टैंक जिसकी जो है डायामीटर जो है 4 मीटर होता है। 4 मीटर के भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली जो अभी किसान भाई तल लेते हैं वो 4 मीटर उसका डायामीटर होता है और 1.5 मीटर उसकी जो है हाइट होती है। और उसका जो है करीब उसमें लगभग 5,000 से लेकर 15,000 लीटर या 20,000 लीटर तक की ये टैंक आते हैं। कि अगर हम 15,000 लीटर का टैंक लेते हैं तो उसमें हम जो है करीब 12,000 लीटर पानी भरेंगे और 1.2 मीटर उसकी हाइट रखेंगे। और उस टैंक में हम जो मछलियाँ स्टॉकिंग करेंगे वो करीब जो है कि 1,000 लीटर पानी में हम लोग 100 मछलियाँ रख सकते हैं। तो एक 15,000 लीटर टैंक में जो 15,000 लीटर के बायोफ्लॉक टैंक्स में हम लोग जो है करीब जो है 1,000 पीस मछली के रख सकते हैं। इस तकनीक के लिए सबसे पहले सामान्य सीमेंट या तारपोलिन के टैंक की जरूरत होती है। इसी के साथ एयरेशन सिस्टम, बिजली की उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स और मछली बीज का प्रबंधन भी मछली पालन की बायोफ्लॉक तकनीक के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा, साथ ही 24 घंटे बिजली की उपस्थिति होना जरूरी है। इसके लिए आप सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त खर्चों में भी बचत होगी। टैंक को बनाने के बाद में हम लोग इसमें एक बायोफ्लॉक बनाते हैं। बायोफ्लॉक में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कंटेनर में करीब 150 लीटर कंटेनर में जो है पानी लेकर के और उसमें हम जो है गुड़ ले लेंगे करीब 50 ग्राम, 3 केजी जो है पुराने तालाब की मिट्टी ले लेंगे, 2 से 4 ग्राम जो है यूरिया ले लेंगे। तो इनको मिक्स करके उस 150 लीटर पानी के टैंक में जो है हम लोग भर देंगे और लगातार जो है इसमें एरेशन करेंगे। तो एरेशन करने के बाद करीब 24 से 48 घंटे में जो है फ्लॉक बन जाते हैं। फिर उसको हम करते क्या है कि उस टैंक पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो एज ए वो इनाकुलम काम करता है। उसके बाद हम उसमें पानी भर देते हैं। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। बायोफ्लॉक विधि में जार में बैक्टीरिया पैदा की जाती है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है। इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है और मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता। बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली निम्न जल स्तर पर सही बढ़वार ले सके, पंगेशियस, कोई कार्प, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पापदा, कॉमन कार्प इत्यादि मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। अगर हम बात करें कि तिलापिया अगर हम लेते हैं तो 1,000 मछली अगर हम स्टॉक करते हैं उसमें लगभग 20% मोर्टेलिटी होगी, तो हमारा 80% सर्वाइवल रेट मिलेगा। और उस 80% सर्वाइवल रेट में जो है हमको 6 मंथ में अबाउट लगभग 500 to 600 ग्राम्स मछलियाँ हो जाएंगे। तो हमारा 6 महीने में लगभग हम लोग जो है 500 से 600 केजी जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे जो है अगर जो मार्केट प्राइस है लगभग जो होलसेल मार्केट है तिलापिया का 120 से 130 केजी जो है 120 से 30 रुपये पर 100 केजी के हिसाब से हम लोग सेल कर सकते हैं मार्केट में। दूसरा चीज़ इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट 6 महीने में लगभग आता है वो लगभग अगर एक टैंक के हिसाब से 20 से 22 हज़ार लगभग लागत आता है। 75 से 80 हज़ार का बिक्री होगी और उसको हम अगर लागत से जो है घटा देंगे तो हमारे किसान भाई को एक टैंक से लगभग 50 से 55 हज़ार का जो है आमदनी हो जाएगी। बायोफ्लॉक विधि में टैंक में पानी को साफ करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है। इसमें होने वाली मछली पूर्णतः जैविक होती है। इनकी बाजार में अधिक कीमत मिलती है। बायोफ्लॉक तकनीक में खर्चा सामान्य मछली पालन के मुकाबले कम ही आता है। फिर चाहे खर्चा श्रम का हो, समय का हो, देखभाल का हो या फिर रुपयों का ही क्यों ना हो, हर तरीके से बायोफ्लॉक तकनीक एक आदर्श तकनीक है। यही कारण है कि इससे मछलियों की गुणवत्ता बेहतर रहती है, साथ ही इसके दाम भी बाजार में अच्छे मिल जाते हैं। ये इसमें जो है इस कॉस्ट में जो है जो कैपिटल कॉस्ट होती है, जो इनिशियल जैसे कि टैंक का कॉस्ट है और उसमें एरेटर्स लगते हैं जो है, तो इनका जो है इसमें इंक्लूड नहीं। ये लगभग एक टैंक को लगाने में लगभग जो है 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अगर 15,000 लीटर का हम लगाते हैं तो ये तो हमारा कैपिटल कॉस्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से एक साल में किसान भाई हमारे जो है 2 फसल ले सकते हैं। तो ये जो बायोफ्लॉक तकनीक है ये उन किसानों के लिए बहुत ही कारगर होगी जिनके पास हमारे खुद की ज़मीन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे बहुत से किसानों की समस्या है।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी।